बोलिए ना बेटा। देखो सामने क्वेश्चन क्या है, पढ़ना है क्वेश्चन के बाद और समझना किसके ऊपर है। ये क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका तो फ्रिक्शन पे है, टॉपिक तो फ्रिक्शन का ही है, बिटवीन एन इंसेक्ट एंड ए हेमिस्फेरिकल बॉल। कोई भी एक बाउल है, उस बाउल की शेप कैसी, हेमिस्फेरिकल बॉल, कंप्लीट ग्लास नहीं है, जैसे हमारे घर में कैली होती है, हेमिस्फेरिकल बाउल है एक तरह से वैसे ही सेम। और फ्रिक्शन वहां पे कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, मींस जो इंसेक्ट है कीड़ा और जो हमारा बाउल है, उस बाउल के बीच में जो जहां पे वो चढ़ेगा ऊपर, उसका जो फ्रिक्शन है वो म्यू दे रखा है उसने। एंड द रेडियस ऑफ बाउल है स्मॉल आर। उसने कहा है क्वेश्चन कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बाउल। वो बाउल में कितना ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट तक वो चढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा वो कर्व होता जाएगा और फिसलन बढ़ती चली जाएगी, वर्टिकल हाइट होती जाएगी, तो वो नीचे गिर जाएगा, यानी कि चांस होता है वो नीचे गिरने के वो ज्यादा हो जाएंगे। तो कहां तक मैक्सिमम हाइट कितना वो ऊपर तक चढ़ सकता है वो देखें। तो एक बार डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। जैसे कि बाउल है, ठीक है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ये सेंटर मान लिया हमने। अब वो इंसेक्ट यहाँ बॉटम पे रहने में कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो कोई भी रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो इंसेक्ट आगे चढ़ता जाएगा, देखो वर्टिकल हाइट बढ़ती जा रही है ना, तो उसकी फिसलने की, नीचे गिरने की चांसेस उतने ज्यादा होते जा रहे हैं। तो कहता हूँ कितना ऊपर तक वो जा सकता है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो इस पॉइंट यहाँ तक अगर मान लो वो चढ़ गया, मैक्सिमम यहाँ तक चढ़ सकता है, तो इसी जगह पे रुके रहने की उसके पीछे क्या चांस हो गए, यहाँ वो रुका रहा। अगर यहाँ पे कंप्लीट फ्रिक्शनलेस होता, स्मूथ सरफेस होता, तो जैसे ही चढ़ता नीचे गिर जाता। इसका मतलब फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है कि अगर वो चढ़ रहा है तो फ्रिक्शन उसको हेल्प करवा रहा है उसको ऊपर चढ़ने में। जितना ज्यादा ये रफ होगा उतनी ज्यादा हाइट तक ही चढ़ सकता है, ठीक है ना, समझ गए ना बात। ये जितना ज्यादा ये रफ सरफेस होगा उतना आसानी से वो चढ़ सकता है। तो मान लेते हैं वो यहां तक पहुंच गया, इस हाइट तक वो आ गया, यहां तक, ये इंसेक्ट इस पॉइंट, ठीक है। अब वो कितनी हाइट तक आया, वर्टिकल हाइट, वो देखेंगे। सबसे पहले आप देखो इसकी रेडियस क्या है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी बेटा, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस स्मॉल आर, इसका सेंटर है। अब कंडीशन समझे, दिमाग बताएं, अच्छे से लगाए दिमाग। यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि वो इसी पॉइंट पे रुका रहे, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं कि वो अपने आप को यहाँ रोका रखा है, या वो यहाँ तक चढ़ के आ चुका है। इसके पीछे क्या रीजन होगा कि इसके ऊपर यहाँ उसका वेट कहाँ होगा, अब बताओ। इसका वेट तो हमेशा इसी पॉइंट पे हो, इस पे वेट उसका कहाँ होगा, हमेशा वर्टिकल, तो ये उसका है वेट, दिस इज इक्वल टू mg, ठीक है बेटा। चलो बना, उसके बाद में इसका नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल हमेशा रेडियस के अलोंग होता है, यानी कि हमेशा सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग, मींस नॉर्मल कहाँ हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, दिस इज इक्वल टू n, ठीक है भाई। चलो इसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट ये वाला, ये एंगल हो गया मान लो कितना, थीटा। तो जब ये mg है तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, mg cos थीटा, और बिल्कुल इसका टेंजेंट यानी mg cos थीटा का के परपेंडिकुलर ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा mg sin थीटा। बाउल के टेंजेंट ये बनेगा और इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब जब वो इंसेक्ट इस पॉइंट पे रुका हुआ है, तो रुका हुआ इसका मतलब उसको नीचे जो खींच रहा है वो कौन सा फोर्स खींच रहा है, mg sin थीटा। और वो mg sin थीटा अकेला यही होता तो वो नीचे आके गिर चुका होता, लेकिन उसके अपोजिट कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसके इक्वल लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, जो उसको नीचे आने से रोक रहा है। तो अब बताएं इंसेक्ट इसी पॉइंट पे रहे तो इसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि mg sin थीटा जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शन के, यानी मिनिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा। mg का कंपोनेंट रहेगी, वेट के कंपोनेंट रहेगी,
तो अगर f इसके इक्वल रहा तो वो जो हमारा इंसेक्ट है वो नीचे नहीं जाएगा, वो इसी पॉइंट पे अपने आप को रोके रखेगा। तो कितनी हाइट पे है वो देखें यहाँ पे, देखो कितनी हाइट तक होगी, इसके वर्टिकल हाइट देखनी है हमें, और उसको लाइन को मैं सीधा दे देता हूँ। तो ये जो वर्टिकल हाइट है, ये हाइट उसने क्या कर ली, टेबल कर ली। ये हाइट कितनी है, h, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, यानी ये पॉइंट मान लो क्या है a, ये पॉइंट क्या है b, ये पॉइंट क्या है c, और o से लेकर b तक जो हाइट होगी, इस हाइट को मैं मान लेता हूं 1, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा ही होगा, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यही लाइन ये है, तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो वो इंसेक्ट इसी पॉइंट पे रुका रहे, उसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई कि f इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा। तो f जो आएगा, f वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। और n हमेशा किसके इक्वल रहेगा, mg cos थीटा, क्योंकि इंसेक्ट इसके अनुरूप नहीं जाएगा, हवा में तो जाएगा नहीं ऊपर, या बाहर भी नहीं गिरेगा, रहेगा तो बाउल के अंदर ही। तो n किसके इक्वल रहेगा, mg cos थीटा के, एंड n इज इक्वल टू mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कर दे डिवाइड। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो जो f बाई n बनेगा वो क्या बन जाएगा, mg से mc कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। और अब बताओ tan थीटा f बाई n, और आपको भी पता है tan थीटा जो होता था वो म्यू होता था ना। अगर आप तो नहीं समझे, याद नहीं आया तो f को आप डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हैं, f इक्वल टू क्या होता है बेटा, f इज इक्वल टू म्यू n, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू n। तो यहाँ f की जगह म्यू n पुट करें, तो म्यू n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा, n से n कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल आया, म्यू के। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये देखो ये लिख दो, तो यहाँ पे जो म्यू आया वो किसके इक्वल आया, tan थीटा, ठीक है। f हो गया mg sin थीटा, n हो गया mg cos थीटा, दोनों को डिवाइड किया tan थीटा आया। और ये हमें पता है डेफिनेशन कि f जो होता है वो म्यू इनटू n होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, n से n कैंसिल, तो tan थीटा किसके बराबर है, म्यू के। अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे, फ्रॉम द ट्रायंगल OCB, फ्रॉम ट्रायंगल OCB, ठीक है। तो इस ट्रायंगल OCB में tan थीटा निकालो, कितना आएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC, और डिवाइड बाय बेस यानी OB, तो BC डिवाइड बाय OB, BC डिवाइड बाय OB, ठीक है। तो बताओ बेटा, तो BC डिवाइड बाय OB है यहाँ पे, tan थीटा हुआ, BC कितना है, जब पता आपको ये y है और ये r है, ये r ये है, ठीक है ना, याद रखना, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस तो ये भी है, पता हो ना, O से लेकर A, ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी कंप्लीट। तो अब बताएं CP क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू निकाल दो इसकी। जब ये हाइपोटेन्यूज r हो, उसका बेस y हो, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, इसकी बात कर रहा हूं, एंगल थीटा, जिसमें उसका बेस कितना हो y, हाइपोटेन्यूज कितना हो r, तो ये कितना होता है, ये होता है बेटा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। अरे पाइथागोरस थ्योरम, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ये कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो बनेगी, ठीक है। तो BC हमारे पास कितनी आई बेटा, that is r square minus y square under root and divided by OB कितनी है y, OB कितनी है
y। ठीक है, तो tan थीटा हमारा किसके इक्वल है? tan थीटा है म्यू के इक्वल। तो ये जो सारी की सारी टर्म है वो म्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, चलो उसके बाद ऊपर का क्वेश्चन मिटा नंबर में। तो ये tan थीटा आ गया म्यू के इक्वल, तो म्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई वाई, और इसका है अंडर रूट। मुझे यहां से वाई फाइंड करना है, वाई की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वाई क्या आती है हमें अपने आप सारी वैल्यू निकाल देंगे। तो वाई निकालने के लिए मैं इसको क्या करूं, मैं इसको स्क्वायर करूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आपको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये किधर ले जाओ उसको आप, कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इधर ले आओगे तो म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचेगा? दिस इज म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आया आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहां रखोगे तो उसको ले जाओगे नीचे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। आपको वाई निकालना है तो उस पे सारे पे क्या जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। आर स्क्वायर का रूट तो हट जाएगा, ये बचेगा आर ओवर अंडर रूट ओनली नीचे वाले पे आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर आ गई नंबर 5, और आप लगा है तो आपको आपका आंसर भी आ चुका है। आपके पास अगर ये वैल्यू है और ये टोटल कितनी है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल जो वैल्यू है वो है आर। जब ये टोटल वैल्यू आर है जो उसने दे रखी है और ये आपको पता है भाई ये रही, तो एच नहीं, ये नहीं आ जाएगी, एच आ जाएगी ना भाई। आर इज इक्वल टू कितनी है? वाई प्लस एच, तो एच कितनी आ जाएगी? निकल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से दोबारा एक बार। ठीक है, देखो आगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आएगा y प्लस, बट y प्लस h इज इक्वल टू कितना है? r है। हमें क्या निकालना है? h, तो h इक्वल टू आ जाएगा r माइनस y। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 h निकालना था आपको हाइट, दिस इज इक्वल टू r माइनस y, हमारे पास है r ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। आप छोड़ सकते हो इतना, या फिर इसको ज्यादा करें तो r कॉमन ले लें। r कॉमन लोगों तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस r ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। सबसे जरूरी बात है जो शुरू से बताता है आपको आंसर उसी टर्म में निकालना होता है जिस टर्म के उसमें दिया होता है। उसने ओनली कितनी टर्म दी थी? उसने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है म्यू, आपको म्यू पता है। तो दूसरा उसने कहा है कि बाउल की रेडियस है क्या है? आर। इसके अलावा कोई और चीज थी? कुछ नहीं था, बस हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया था उसने, और उसने रेडियस दी थी आर और म्यू। तो तुम्हारा आंसर भी आर और म्यू में ही आना चाहिए, इसके अलावा ये आर को आगे बाहर बेटा 1 माइनस सी बचेगा। तो आर और म्यू में आपका आंसर आना चाहिए, इसके अलावा आपका आंसर भी नहीं आना चाहिए। ये सब वैल्यू हमने मानी है, लेट y माना हुआ है, f निकालना था, ऐसे निकालना था। तो ये कंडीशन थी इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से देखें उसके ऊपर। उसके बाद टॉपिक है अपना स्यूडो फोर्स। कुछ एक क्वेश्चंस इस पे करेंगे फिर हम।
सूडो फोर्स, और सूडो मत बोल देना इसको सूडो बोलते हैं, पी साइलेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो सूडो फोर्स है क्या? सूडो एक तरह से फिक्स्ड में मतलब माना हुआ, हाइपोथेटिकली अपरेंट, ठीक है। इट इज क्या बोल सकते इसको? फिक्स्ड फोर्स और अपरेंट फोर्स, ये ओनली महसूस होता है, रियल में कुछ नहीं होता। किस लिए होता है? which is used to explain motion of object। किसके अंदर? in non inertial frame of reference, non inertial frame of reference। इसमें ग्राउंड को रेफरेंस नहीं माना जाता है, यानी ग्राउंड रेफरेंस नहीं होता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये उसी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसी को आपस में क्या माना जाता है? रेफरेंस माना जाता है। और ये बातें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो स्टार्ट हुआ था सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स उस टाइम बताया था। उसके बाद नॉन इनर्शियल की एक कंडीशन थी, आपको पता होगा। नॉन इनर्शियल में कंडीशन ये भी थी कि ये जो फोर्स होता है ये एक्शन और रिएक्शन को, ये जो सिस्टम होता है एक्शन और रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे नहीं करता है, इट नॉट ओबे एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। मैं एक बार इसको रोकता हूं, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, इसको देखना आप समझ जाओगे 1 मिनट के अंदर। इस बार मेरे पास कोई बुक है, मान लो जैसे कोई भी चीज है, आप ये मान लो कि मान लो हम कहां बैठे हैं, ये एक व्हीकल है मान लो, ठीक है। चाहे हम उसके अंदर पीछे ट्रैक्टर के अंदर आप खड़े हो या आप ट्रक में खड़े हो, पकड़ के नहीं खड़ा होना, हम बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल फ्री हैं, हमें किसी नहीं पकड़ रखा। ऐसे आप मान लो कि हमारे पास हम ये हैं, ठीक है, हम ये हैं और ये क्या है? ट्रक का फ्लोर है या ट्रैक्टर का फ्लोर है। अब क्या करें, हम रेस्ट में है तो सब कुछ रेस्ट में होगा। अब क्या होगा, अगर मैं मान लो इसको मूव करवाऊं, ये फ्री है, फ्री टू मूव, फ्रिक्शन होगा मे बी। अगर मैं इसको मूव करवाऊं तो ये कहां गया स्टार्टिंग में? ये यहां है। जैसे इसको मूव करवा रहे हो, ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है पीछे की साइड, ये कहां जा रहा है? आगे की साइड। इसके रेस्पेक्ट में मैंने फोर्स कहां लगाया? मैंने फोर्स लगाया इसको खींचने में, या फोर्स लगा रहा हूं अप्लाइड फोर्स, इधर खींच रहा हूं मैं, तो इस पे जो अप्लाइड फोर्स हुआ इधर हुआ, इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर हुई। लेकिन बात करेंगे इस ऑब्जेक्ट की, ना कि इसकी नहीं करेंगे बात हम, आप बात करेंगे इस ऑब्जेक्ट की बस। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहां लगा और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कहां हुआ? अगर ये इधर मूव करता है तो आप बताओ, जब ये ऐसे जाएगा ये इधर रहेगा, और जैसे इधर जाएगा तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ वो स्टार्टिंग में कहां जाएगा? पीछे की साइड, पीछे की साइड मूव करेगा। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर होगा? इससे अपोजिट। जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो क्या था, मूव कर रहा था, उससे अपोजिट मूव करेगा हमेशा। तो कोई भी एग्जांपल दिमाग बैठा लो आप, जैसे हमारे पास एक पेंडुलम क्यों ना हो, जैसे ये पेंडुलम है। अगर हम किसी को इसमें बांध दें और हम इसको एकदम से इस पेंडुलम को इधर खींचो, तो अब बताओ मैं इस पेंडुलम को इधर खींचूंगा, इस सिस्टम को, इस वाले को, तो ये कहां जाएगा? ये इधर जाएगा। इसका जो मोशन होगा वो इधर होगा। तो इस पे जो फोर्स लगा वो तो कौन सा है? अप्लाइड फोर्स। और इस पे जो फोर्स लगा वो मेरा वाला फोर्स नहीं है। यहां जो फोर्स लगा वो कौन सा है? ये वाला अपेरेंट फोर्स
फिस्टियस फोर्स, यानी कि ओनली हाइपोथेटिकली फोर्स, जिसका नाम क्या है, स्यूडो फोर्स। तो इसके ऊपर है वो कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स, जो उसको इधर लेके जा रहा है। आई बात समझ में? इतना सब कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स का। यानी अब मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना मैंने झटके से इसको इधर खींचा, जितना फोर्स इधर खींचा, क्या लगेगा आपको, ये भी तो उतने झटके से इतने फोर्स से इधर आएगा। अब आराम से उसको इधर ले जाओगे तो वो भी इतने धीरे धीरे मूव करेगा इधर। तो इसका मैग्नीट्यूड, जितना आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन इसके इधर, इसके इधर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लेंगे तो और आप अच्छे समझ जाएंगे उसको बहुत अच्छे से। तो डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। And its magnitude वही रहेगा F इक्वल टू mv। आगे बात समझ में क्या होता है स्यूडो फोर्स। तो ये स्यूडो फोर्स है, नोट करो उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर वापस इसको करवाते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन समझे, एक ब्लॉक है इसका मास है 1 kg, वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर जो हमारे पास है सरफेस है, ट्रक का जो सरफेस है, इस ट्रक सरफेस के इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रखा हुआ ये ब्लॉक 1 kg मास का। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। ये जो हमारा सरफेस है और ब्लॉक का जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है 0.6। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ट्रक मूव कर रहा है आगे की साइड कितनी एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें ये बताना है, इसमें देखना है आपको कि ये ब्लॉक फ्री टू मूव है, नहीं बांध रखा, बिल्कुल कोई रस्सी से कोशिश नहीं बांध रखा, फ्री है ये। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इससे अच्छा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, इसको देख के हंसना मत। ठीक है, तो बना लेना जैसा बना है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लॉक ना, ये ब्लॉक फ्री है, कोई रस्सी से बेल से कहीं से नहीं बांध रखा है इसको। तो हम ये देखें कि क्या इसमें इतना फ्रिक्शन लग रहा है कि ये ब्लॉक इसी जगह पे रुका रहे, क्या फ्रिक्शन कम लग रहा है कि ये पीछे भाग जाएगा, नीचे गिर जाएगा, कि रुका रहेगा, ये हमें समझना है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये क्वेश्चन जो है वही है जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था, वही तो है। देखो ध्यान से, ये ट्रक के अंदर रखा हुआ है, तो रेफरेंस हम ट्रक मान लेंगे ना कि ग्राउंड। तो नॉन इनर्शियल हो गया अपने आप, ग्राउंड का रिस्पेक्ट नहीं किया हमने, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में नहीं दिया हमने। तो अब ये तो जा रहा है आगे की साइड, तो अब बताएं ये किधर मूव करने की कोशिश, जाए ना जाए, लेकिन टेंड्स टू मूव, किधर जाएगा ये इधर जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की साइड लगेगा, ये होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसको रोक रखा है यहाँ पे। तो ये हो गया फ्रिक्शन, इधर हुआ एक्सेलरेशन। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन क्या है, क्यों है इधर, क्योंकि ये टेंड्स टू मूव इधर कर रहा है। और फ्रिक्शन हमेशा कहां होता है, जो ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव करता है जिधर उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट होती है हमेशा, ये ध्यान रखें, एक्सेलरेशन से अपोजिट। तो अब आपको फ्रिक्शन कैसे फाइंड करना है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता है। मैं एफबीडी बना दूं मतलब एक बार इसकी एफबीडी बना दो मतलब साथ। तो जी ये हो गया ब्लॉक है 1 kg मास का, तो वेट कहां होगा, नीचे, ये होगा वेट हो जाएगा 1 into g यानी कि 10, कितना होगा 10 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू वेट। इसका अपोजिट रखा हुआ है तो रिएक्शन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू n। फ्रिक्शन कहां है, पीछे की साइड, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कहां है इसका, इधर है, टेंड्स टू मूव है,
क्लियर? तो इस फ्रिक्शन की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस F की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो F इज इक्वल टू, हमें पता है F होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। और n किसके इक्वल है? वेट के। n इक्वल टू कितना है? 10। तो वैल्यू आप पुट करें, F कितना हुआ? F इज इक्वल टू म्यू कितना है? 0.6, म्यू है 0.6, n है 10, कितना आ गया? 6। F कितना आ गया? 6 न्यूटन। तो आप देखिए फ्रिक्शन कितना आया? फ्रिक्शन आया 6 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है? 6 न्यूटन। यहाँ पे ये वाला जो फ्रिक्शन है, क्लियर? अब यहां पे आप इसमें अप्लाइड फोर्स देखो कितना लगेगा। अगर हम बात करें कि भाई ये हमारा जो सिस्टम पूरा का पूरा एक मान लें, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक मान लूं तो इस पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? वो आगे जा रहा है। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जो लगा रहा है वो लग रहा है, वो कितना लग रहा है? फ्रिक्शन नहीं, अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है? तो अप्लाइड फोर्स होता है m इंटू ए। तो m कितना है इसका? 1। और एक्सेलरेशन कितना है? a कितना है? वो 5। ठीक है, 1 मिनट बेटा। क्या मतलब आपको यहाँ पे कि भाई ये जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे पास आएगा 6 न्यूटन। और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन का मतलब, हम मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये देखना है कि ब्लॉक इसी जगह पे रुका रहे, गिरे नहीं। तो कितने भी झटका लगे ये ब्लॉक पीछे मूव ना करे। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन रुके रहने में कौन सा होता है? जो स्टैटिक बिल्कुल फ्रिक्शन हो, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन हुआ वो कौन सा हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप इसमें लिख भी सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा। ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। FL लगा सकते हो आप इसको, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और दूसरा मैं आपको क्या कह रहा था कि भाई ये एक्सेलरेशन इधर से कितने से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब अगर क्या हो, हम ओनली बात करें 1 kg की, तो इस 1 kg पे स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है? स्यूडो फोर्स, स्यूडो लग रहा है ना, क्योंकि ब्लॉक ये जो सारा सिस्टम आगे की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये पीछे की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स कितना है? स्यूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो स्यूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? यानी कि ma, मास कितना है? 1, और एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो हमारे पास ये आया 5 न्यूटन। इन दोनों बातों से अच्छे से एक बात समझना बात आप कि इस पे जो स्यूडो फोर्स जो है वो तो उसको इधर ले जा रहा है। वो तो क्या कोशिश कर रहा है कि ब्लॉक नीचे गिर जाए, इधर पीछे चलाए, मूव करे। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास है, ये FL, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक किसी जगह पे रुका रहे। अब देखो चलेगी उसकी, जमाना उस चीज का है, चलेगा वही, रहेगा वही जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। ऐसा है ना, जो ताकतवर जमाना वही उसी की चलती है हमेशा हर जगह पे। ऐसी बात यहां भी है कि भाई पीछे जो लग रहा है वो तो है FS स्यूडो फोर्स, और आगे जो लग रहा है, आगे की साइड जो लग रहा है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप देखो ये तो है 5, स्यूडो तो है 5, और लिमिटिंग कितना है? 6। तो ज्यादा कौन हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अगर ज्यादा हुआ तो क्या आप ये कहोगे सर ब्लो तो आगे जाएगा? ऐसा हो सकता है कभी कि मैं वही सिस्टम दोबारा से लूं ये वाला और इसी ब्लॉक पे ऐसे रख के रखूं ऐसे ही, और इसको मैं इसी ब्लॉक पे, ठीक है, और इसको मैं आगे मूव करवाता रहूं, तो क्या ये अपने आप चल के आगे चला जाएगा फ्रिक्शन से? ये वाला कभी भी आगे नहीं जा सकता। हाँ, ये अगर क्या हुआ और जब झटका लगा तो पीछे जरूर जा सकता है, ये आगे नहीं जा सकता कभी भी अपने आप। यानी कि कंडीशन या ध्यान रखें, कभी भी मोशन जो होता है ना वो फ्रिक्शन के कारण नहीं हो सकता कि ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को आगे के साइड मूव करवा दे। हाँ, ये है कि यहाँ फ्रिक्शन स्यूडो फोर्स से ज्यादा है, तो यहाँ कंडीशन ये बनी कि ये ब्लॉक पीछे तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और कब तक नहीं जाएगा? अगर ये 6 है, अगर ये भी 6 हो जाता, अगर ये भी 6 होता
तो भी ब्लॉक इसी जगह पे रहता। लेकिन अगर ये स्यूडो फोर्स 6.1 हो गया होता, 6.2 हो गया होता, अगर ये ब्लॉक पे फोर्स स्यूडो फोर्स इधर ज्यादा हो गया होता फ्रिक्शन से, तो ये ब्लॉक यहां से स्लाइड होके पीछे मूव कर जाता। मेरे ख्याल से दिमाग बैठ गई होगी बात, छोटी सी बात है बिल्कुल। तो स्यूडो फोर्स क्या होना चाहिए, या तो इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, या स्यूडो फोर्स की लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए इस ब्लॉक को इसी पोजीशन पे रहने के लिए, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे यहां पे, हियर स्यूडो जो फोर्स है यानी कि एफ एस वो कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सो ब्लॉक वोंट मूव। ठीक है, और आपको अगर दिमाग बात ध्यान रखनी यार मेरे बाद में, तो आप लिख लो अपनी तरफ से एक बात कि फॉर ब्लॉक नॉट मूव, मैं लिख देता हूं क्या होना चाहिए, एफ एल या तो ज्यादा हो या इक्वल हो एफ एस के। एफ एस यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, मैं लिख रहा हूं देखो बार बार यहाँ पे एफ एस, यहाँ पे स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है एफ एस, ये एफ एस स्यूडो फोर्स है। क्योंकि भाई देखो फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, ना तो सारे फ्रिक्शन फोर्स के ही है ना, तो कोई एफ होगा, कोई पी होगा, कोई नाम, ये तो थोड़ा सा आपको पढ़ोगे, टच में रहोगे तो नहीं बोलेंगे आप इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा विकास आपको अच्छे से। यहाँ पे इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास एक इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड में क्या बोला कि वेज भी कहते हैं। इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, 1 kg इसका मास है। क्वेश्चन ये है, व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड। इस इंक्लाइंड और इस ब्लॉक पे, यहाँ पे इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन होगा। ठीक है, मिनिमम उसने पूछा है, मैक्सिमम जो भी है वैल्यू हमें निकालनी है। व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। इफ द ब्लॉक इज नॉट टू स्लाइड अलोंग द इंक्लाइंड, ये ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। When the incline is accelerating to the right with 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये वेज, अगर ये इंक्लाइंड राइट साइड में मूव कर रहा हो, ऐसे मूव कर रहा हो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये खुद ऐसे मूव कर रहा हो। ठीक है, तो किसी भी इंक्लाइंड पे कोई भी एक चीज, जैसे हमारे पास कोई मान सकते हो आप, जैसे ये है, ये एक इंक्लाइंड है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, अगर ये क्या हो, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर मैं क्या करूं, इसको झटके से आगे खींचूं तो इसी जगह पे ये रुका रहेगा, चिपका रहेगा, क्योंकि ये इधर मूव करेगा। आप बताओ, जब ये ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा होगा तो इसकी एबिलिटी इस पे टेंड्स टू एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा, इसका इस साइड होगा, तो इसकी चिपका रहे, नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो कम से कम कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन भी इसके इक्वल ही होगा, सेम ही होगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो स्यूडो फोर्स होगा, और इस पे लगा रहा हूं कौन सा, अप्लाइड फोर्स। तो इस इंक्लाइंड पे ये जो ब्लॉक है वो ऐसे के ऐसे रुका रहे, तो रुका रहे तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन होगा, तभी तो रुका रहेगा, नहीं तो नीचे जाके गिर जाएगा। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक के रखेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है। आप इसको डायग्राम समझ जाएंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड दूसरा ये निकालना है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द म्यूएस, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, which can have for this to happen, यानी ये सब प्रोसेस होने के लिए, यानी ये ब्लॉक मूव नहीं करे तो कम से कम कितना फ्रिक्शन यहाँ पे होना चाहिए कि रुका रहे, किस जगह पे मूव नहीं करे। तो ये इसको नोट करें पहले बार आप, फिर मैं इसका बनाता हूँ एबीडी। आप इस क्वेश्चन को पढ़ ले, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर इसका एबीडी बनाएंगे हम, क्योंकि दो चीज निकालनी, फ्रिक्शन निकालना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। 3 मीटर पर सेकंड उसके मैं लिख दिए। देखो बेटा, बड़ा नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम एफबीडी वो समझ जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक की बात करता हूं बस। तो भाई ये हमारे ब्लॉक, जितना आप टेढ़ा करोगे उतना सही बनेगा, उतना इस पे ज्यादा एंगल बढ़ेगा, आपको साफ दिखेगा सब।
कुछ। ये हमारे पास है ब्लॉक जिसका मास है 1 kg, ठीक है। तो रेक्टेंगल से भी देखो पता चले कि कैसे है ये, ठीक है। अब इसमें वेट कहां होगा इसका वेट होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द अर्थ, इस तरफ इसके परपेंडिकुलर। दिस इज इक्वल टू mg, यानी कह सकते हैं 1 into g, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद इसका नॉर्मल कहां होगा, तो ये इसका नॉर्मल होगा, दिस इज n। ये एंगल कितना है 37, तो ये भी कितना होगा 37। कितना बढ़ेगा ये g sin 37, जी साइन भाई जी हो गया तो अकेला जी बढ़ेगा ना, तो 1 into जी, तो जी हो गया। जैसे आप इसको 1 into जी 10 लिख दो, इसको आप इसको 10 कर दें, आप इसकी वैल्यू निकाल दें, ठीक है। उसके बाद भाई साइन कैसे कर दिया, कोस, क्योंकि एंगल के साथ है ना, बाद में मैं लिखते बेटा जी कोस 37, ठीक है। और ये जो बनेगा ये बड़ा, ये बन जाएगा जी साइन 37, ठीक है। is equal to mg, this is mg cos 37 and this is equal to mg sin 37। चलो और कुछ है ना, क्या चीज, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो हवा में तो रहेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, आप इसको एफएस नाम दे सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स इधर, क्लियर। दूसरी बात है, ये इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये इधर एक्सेलरेट करेगा इधर, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहां लगेगा, इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा। और सूडो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma। कितना होगा, m कितना है 1, a कितना है 3, कितना है 3 मीटर, क्लियर। तो ये जो ma होगा वो किधर होगा, वो ma होगा इस a से अपोजिट, मतलब इधर, मतलब बिल्कुल इससे अपोजिट इधर। ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो बिल्कुल उससे अपोजिट, तो बिल्कुल उससे अपोजिट इधर होगा, तो ये बन जाएगा ma, बढ़ गया। अब आप ma को रिजोल्व करेंगे, यहां देखिए बात अब ध्यान से कोई, मैं इसको ब्लैक पेन से बना देता हूं, तो इसके ma वाले का जो फोर्स रिजोल्व होगा, ये तो हो गया ma। अब मैं इससे अपोजिट एक लाइन खींच दूं, थोड़ा सा यहां मैथ पे से थोड़ा सा ध्यान दियो। ये अगर एंगल 37 है तो एग्जैक्ट एंगल ये भी इतना ही बनेगा, आप चाहे नाप के देख लेना, दिस इज इक्वल टू 37। जब ये ma है तो इसके साथ ये एंगल हो गया, तो ये एंगल वाला क्या होता है cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू ma cos 37। और ma sin 37 क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ma की साइड ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो इधर ही साइड इसका क्या बन जाएगा ma sin 37। इतने फोर्सेस है इसके अंदर, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले इसका वेट mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, कंपोनेंट mg sin थीटा। उसके बाद फ्रिक्शन हो गया ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की साइड मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। ब्लॉक अंदर तो घुसेगा नहीं ना, ब्लॉक मूव करेगा तो नीचे करेगा, तो सर अंदर, अब तो बता रहे इधर जाएगा नहीं, इसी पॉइंट पे रुका रहे, स्लाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश तो करेगा ना ब्लॉक नीचे स्लाइड करने की, तो उसको ऐसी कोई चीज उसको नीचे जाने से रोक रही है, वो अकेले एक चीज है फ्रिक्शन फोर्स, उसको नीचे जाने से रोक रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया। अब बात करेंगे सूडो फोर्स की। सूडो फोर्स ये इधर है, तो सूडो फोर्स बिल्कुल इससे अपोजिट होगा, दिस इज सूडो फोर्स ma जो कितना है 3 है, ठीक है। ma हो गया, तो ma का
ये जो हमारे पास एंगल होगा फ्रिक्शन की साइड में एग्जैक्ट एंगल 37 बनेगा, ये है बिल्कुल अल्टरनेट एंगल, ये बनेगा सेम ऐसे कैसे, तो ये बनेगा कोस और कोस का परपेंडिकुलर साइन। अब आप इसमें लगा दो कि ब्लॉक ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, एन जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के, एन इक्वल टू ये एन जो आएगा वो आएगा एम ए साइन 37 एंड प्लस जी कोस 37। ठीक है, वैल्यू निकाले पहले इसके, आप क्या बढ़ेंगे बताना। n इज इक्वल टू एम में कितना हो गया 3, एम में तो 3 है, 3 हो गया। साइन 37 कितना होता है, कोस 37 कितना होता है, फिर बढ़ाते हैं करके दे रहा हूं। ये हो गया 37, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 3/5 क्या हो गया, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया 3/5। ठीक है, प्लस जी कोस 37, जी होता है 10, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 5 to 10, 4 to 8 और ये कितना हो गया 9/5, ये आ गया 9/5 एंड प्लस 8 कितना बनेगा 40, 40 प्लस 9 49, ये आ गया 49 डिवाइड बाय 5। नॉर्मल है, नॉर्मल क्या बनेगा, न्यूटन, यूनिट है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसकी यूनिट होगी क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है बेटा, तो एन की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, उसके बाद एफ एस और ये दोनों एक साइड में लग रहे हैं, इस दोनों इन दोनों के अपोजिट कौन सा है, इन दोनों के अपोजिट है ये वाला, इसका मतलब ये अकेला इन दोनों के सम के इक्वल है, रख दे भाई। एंड एफ एस प्लस एम ए कोस 37, एम ए कोस 37 इज इक्वल टू जी साइन 37, जी साइन 37। ठीक है, आपको एफ एस निकालना था, फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, आप यहां से निकालें। एफ एस कितना आया, दिस इज इक्वल टू जी साइन 37 माइनस एम ए कोस 37। वैल्यू पुट करो, क्या है बताओ मेरे को। एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा, जी हो गया 10, साइन 37 हो जाएगा 3/5 माइनस एम में है 5 और कोस 37 हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 हो गया 10, 3 2 हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, तो एफ एस की वैल्यू आ गई 2। एक बात उसने पूछी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो, यानी कम से कम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो कम से कम फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन होनी चाहिए, यूनिट ठीक है 2 न्यूटन। और सेकंड पार्ट था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, म्यू एस। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, आप लिख दोगे बट एफ एस होता है म्यू एस इंटू एन, एफ इक्वल टू म्यू एन होता है ना, एफ इक्वल टू म्यू एन, तो यहां पे म्यू एस कितना आएगा, सीधा कर देता हूं एक लाइन नीचे, बस एक कम हो जाएगा अपने यहां। म्यू एस कितनी आ जाएगी, बट म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाई एन, पढ़ते हैं बहुत बार हम ये, एफ एस की वैल्यू है 2 और बाई एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 49/5, तो 10/49, तो जो म्यू एस की वैल्यू आई वो आएगी 10/40। ये होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू और ये होगी फ्रिक्शन की वैल्यू। ये दो चीज पूछी थी, ये दोनों के दोनों हमने निकाल दी। तो ये दो क्वेश्चन थे स्यूडो फोर्स के ऊपर। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से आराम से बैठ के इनको समझना एक बार।
ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को निकालना आप अच्छे से बैठ के, वो नहीं कराऊंगा आज, इतने क्वेश्चन करेना, ठीक है, जितने करो उसको अच्छे से करना। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, करने बैठोगे, अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपके सामने जिसमें एक दो फोर्स लगाया था ना, इस एफबीडी बनाए थे, तो उस एफबीडी में जिसमें एक दो फोर्स थे वो आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आप ये कर जाओगे तो, अगर ये कर लोगे तो। नहीं आप वही करें और उसके बाद में आपके पेपर में मिल जाए डिफिकल्टी क्वेश्चन, तो आप छोड़ो, क्यों करना है इसको। लेकिन अगर आप इस टाइप के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लोगे ना, तो आपके सामने वो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होंगे फिर, ठीक है ना। तो जरूर ट्राई करना अच्छे से, एक बार दो बार तीन बार बड़ा बना के प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू बेटा, जरूर करने को अच्छे से एक बार।